बजता है तो आप ये उम्मीद करेंगे कि 12 बजे आपको अंतरिक्ष एक ऐसा तारा दिखाई देगा जो ब्लैक होल बन रहा होगा। तो वास्तव में हमारे पास ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे कि हम समय में आने वाले इस अंतराल की भरपाई कर सकें, क्योंकि हम अपना सिग्नल अधिकतम प्रकाश की गति से भेज सकते हैं, लेकिन उस गति से भी सिग्नल को अंतरिक्ष से पृथ्वी तक पहुंचने में तो आप एक और तरीके से समझ सकते हैं। जब हम किसी को आवाज लगाते हैं तो हमारी आवाज ध्वनि तरंग के माध्यम से चारों ओर फैल जाती है और आसपास खड़े लोगों के कानों तक पहुंच जाती है, मगर आवाज के हमारे मुंह से निकलने और सामने वाले व्यक्ति के कानों तक पहुंचने में थोड़ा सा समय अंतराल होता है। इस समय अंतराल को आप बिजली के कड़कने के दौरान महसूस कर सकते हैं। बिजली जब कड़कती है तो हमें पहले आकाश में रोशनी दिखाई देती है, उसके चंद सेकंड बाद हमें बिजली कड़कने की आवाज सुनाई देती है। इसका कारण ये है कि ध्वनि की तरंग की रफ्तार प्रकाश की रफ्तार से कम होती है, इसलिए बिजली के कड़कने की आवाज को हम तक पहुंचने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, जबकि प्रकाश को कम समय लगता है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि प्रकाश की गति को ज्यादा समय नहीं लगता। जब दूरी बहुत अधिक होती है तो प्रकाश को इस दूरी को तय करने में पर्याप्त समय लगता है। सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में करीब 8 मिनट का समय लगाती है। इसका अर्थ ये है कि जब हम सूर्य उदय होते दिखाई देता है वो वास्तव में उससे 8 मिनट पहले ही उठ चुका होता है। ये समय अंतराल हम जब ग्रहों को अध्ययन करते हैं तब भी दिखाई देता है। अब हम ब्लैक होल के बारे में सबसे बड़ी बातें सामने लाएंगे। ये जानकारी खुद स्टीफन हॉकिंग और उनके साथी वैज्ञानिक रोज ने दी थी। हॉकिंग ने केवल इस बात पर जोर नहीं दिया कि ब्लैक होल एक प्रकार के वैक्यूम क्लीनर है, उन्होंने इसके अंदर होने वाली घटनाओं के बारे में भी लोगों को बताया था। हॉकिंग के ब्लैक होल के बारे में दिए गए सिद्धांतों को समझने के लिए आपको भौतिकी की एक बेहद जरूरी परिभाषा सीखनी होगी। आपको सिंगुलैरिटी के बारे में समझना होगा। सिंगुलैरिटी का अर्थ वो स्थिति है जब किसी वस्तु की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी प्रबल हो जाए कि उस जगह का समय भी एक व्यवस्थित तरीके से चल नहीं पाए। आपको हैरानी हो रही होगी कि आखिरकार समय कैसे अव्यवस्थित हो सकता है, तो आपको ये जान लेना चाहिए कि जिस प्रकार से हम अपने चारों ओर कई सारी आयाम देखते हैं जिनमें लंबाई, चौड़ाई और भार इत्यादि शामिल है, उसी प्रकार समय भी एक प्रकार का आयाम है और समय पूरे ब्रह्मांड में निश्चित नहीं है। तो जब एक ब्लैक होल की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है तो उसे ब्लैक होल के भीतर समय भी व्यवस्थित नहीं रह पाता है। हालांकि हमें ये कोई भी बता नहीं सकता कि ब्लैक होल के अंदर समय कितना तेज या धीमा चल रहा है, क्योंकि ब्लैक होल से निकलने वाला कोई भी सिग्नल वहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उसकी गुरुत्वाकर्षण का इतना अधिक होता है कि स्वयं प्रकाश ब्लैक होल को छोड़कर बाहर नहीं निकल सकता है। इसी समय में अव्यवस्था को देखते हुए स्टीफन हॉकिंग ने समय यात्रा पर भी संभावना जताई थी। उन्होंने कहा था कि समय में आई इस अव्यवस्था से हो सकता है कि आप भूतकाल में पहुंच जाएं और ये भी संभव है कि आप भविष्यकाल में पहुंच जाएं। अब तक हमने थ्योरी ऑफ एवरीथिंग किताब में ब्रह्मांड और ब्लैक होल के बारे में कई जरूरी बातों को जाना, लेकिन ब्लैक होल के बारे में ऐसी कई विचित्र बातें भी हैं जो वैज्ञानिकों को अचरज में डाले हुए हैं। बात साल 1970 की है। उस वक्त स्टीफन हॉकिंग का ज्यादातर ध्यान आइंस्टाइन की सापेक्षता सिद्धांत को नई व्याख्या करने में लगा हुआ था और बिग बैंग की सिंगुलैरिटी के बारे में स्टीफन हॉकिंग काफी समय से विचार कर रहे थे। वहीं ये विचार बिना किसी नतीजों के चलते रहते थे, लेकिन जिस दिन हॉकिंग की बेटी का जन्म हुआ उस दिन हॉकिंग सोने जाने से पहले ब्लैक होल के बारे में सोचने लगे। वो सोचने लगे कि ब्लैक होल के भीतर के समय और ब्लैक होल के बाहर के समय में क्या फर्क है। हॉकिंग जब रॉजर पेनरोज से ब्लैक होल के बारे में बात कर रहे थे तब उन्हें ब्लैक होल के बारे में कुछ बहुत खास बातें पता चली। हॉकिंग ने पेनरोज को बताया कि ब्लैक होल अलग अलग प्रकार की घटनाओं को लगातार चलने वाला क्रम है, जिससे एक निश्चित दूरी के बाद बच पाना बेहद मुश्किल है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैक होल के किनारों पर हमेशा प्रकाश की किरणें रहती हैं। ये किरणें उतनी ही दूरी पर होती हैं जहाँ से आगे आने पर ये ब्लैक होल द्वारा निगल ली जाती हैं। ये बिल्कुल उसी तरह का है जैसे चोर और पुलिस की भागम भाग में चोर पुलिस से हमेशा एक कदम आगे रहता है, लेकिन इसके बावजूद वो पुलिस से छुटकारा नहीं पा सकता। इसी तरह रोशनी की किरणें भी ब्लैक होल के किनारे पर फंसी होती हैं, जहाँ से ये न तो ब्लैक होल से दूर भाग सकती हैं और न ही ब्लैक होल के अंदर जा पाती हैं। अब आप एक ऐसी परिस्थिति पर विचार कीजिए जिसमें एक चोर सामने से पुलिस वाले से बचने की कोशिश में भागता हुआ आता है और किसी दूसरे चोर से टकरा जाता है। क्या इसका नतीजा ये नहीं होगा कि अब वो दोनों चोर पुलिस की गिरफ्त में आ जाएंगे? ऐसा ही कुछ प्रकाश की उस किरण के साथ भी होता है जो ब्लैक होल के किनारों पर फंसी होती है। जब कोई दूसरी किरण ठीक पहले वाली किरण के सामने से ब्लैक होल की ओर आकर पहली वाली किरण से टकरा जाती है, तब दोनों ही किरणें ब्लैक होल द्वारा निगल ली जाती हैं। मगर वास्तव में ऐसा कभी होता नहीं है। हमें कैसे पता चला कि ऐसा कभी नहीं होता? दरअसल ब्लैक होल के किनारे हमेशा ही चमकदार होते हैं। इसका कारण उसके किनारों पर फंसी हुई रोशनी की किरण होती है।
इससे हम ये समझ सकते हैं कि ब्लैक होल के किनारों पर फंसी हुई वो रोशनी की किरण कभी भी ब्लैक होल के अंदर नहीं जाती। इसी के आधार पर हॉकिंग ने कहा है कि ब्लैक होल पर दो रोशनी की किरणें कभी भी आपस में टकराती नहीं हैं। वो हमेशा एक दूसरे के समानांतर बनी रहती हैं। ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम। हॉकिंग लगातार ब्लैक होल पर काम करते जा रहे थे। वो ब्लैक होल की रहस्यमय गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में लगे थे। तभी उनके दिमाग में एक और बेहतरीन विचार आया। उन्होंने सोचा कि वो इस ब्लैक होल की एंट्रोपी ज्ञात करके इसकी गुत्थी को काफी हद तक समझ सकते हैं। एंट्रोपी भौतिकी की वो राशि है जिससे किसी भी सिस्टम में फैली हुई अव्यवस्था को ज्ञात किया जा सकता है। जो वस्तु जितनी स्थायी होगी उसकी एंट्रोपी भी उतनी ही कम होगी। आमतौर पर ये देखा गया है कि जब भी किसी सिस्टम को बिना किसी रोक टोक के चलने दिया जाता है तो उसकी एंट्रोपी बढ़ती है। इसे ऐसे समझे जैसे किसी नए घर को बनाते समय उसे सिर्फ कामगारों के भरोसे छोड़ दिया जाता है तो इसकी पूरी संभावना होती है कि उस घर के निर्माण में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर देखी जाएगी। इसका सीधा संबंध सिस्टम में उपलब्ध ऊर्जा से भी होता है। जितनी ऊर्जा सिस्टम में मौजूद होगी सिस्टम की एंट्रोपी भी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर किसी तरीके से इस मुक्त ऊर्जा की मात्रा को हम कम कर देते हैं तो इसका सीधा असर सिस्टम की एंट्रोपी पर पड़ता है और वो भी कम हो जाती है। इसी को ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम कहा गया है। ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम सीधा सीधा ये कहना है कि कोई भी ऐसा सिस्टम जो किसी से भी जुड़ा हुआ नहीं है और उसकी एंट्रोपी में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं देखा जाता है। इसके अलावा यदि दो ऐसे सिस्टम आपस में मिल जाते हैं तो मिलकर बने उस नए सिस्टम की एंट्रोपी दोनों सिस्टम की एंट्रोपी के योग से हमेशा अधिक होती है। इसी तरह मान लीजिए कि दो बक्से हैं जिसमें से एक में ऑक्सीजन के अणु हैं और दूसरे में नाइट्रोजन के अणु हैं। इन दोनों बक्सों के बीच में एक दीवार है। अब यदि कोई इनके बीच की दीवार को हटा देता है तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अणु आपस में मिलना शुरू हो जाएंगे। कुछ देर बाद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अणुओं के एक समान मिश्रण का एक नया सिस्टम बनेगा। इस स्थिति में ज्यादा अव्यवस्था है इसलिए इसकी एंट्रोपी भी अधिक होगी। ऊष्मा गतिकी के दूसरे नियमों की तुलना में विज्ञान के नियम काफी अलग होते हैं। बाकी नियम जैसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम इत्यादि वो भी हमेशा लागू होते हैं। वहीं ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम हमेशा लागू नहीं होता है। हमारे बॉक्स में सभी गैस अणुओं के होने की संभावना बॉक्स के एक आधे हिस्से में बाद के समय में कई गुना ज्यादा होती है। हालांकि अगर किसी के पास ब्लैक होल है तो उसके पास एक और आसान तरीका है दूसरे कानून का उल्लंघन करने के लिए। उसे केवल कुछ पदार्थों को बहुत अधिक एंट्रोपी के साथ ब्लैक होल में फेंक देना है जिससे बाहर के पदार्थ की कुल एंट्रोपी ब्लैक होल से कम हो जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसकी कुल एंट्रोपी अब भी बदली नहीं है, मगर जब ब्लैक होल के अंदर देखने का कोई तरीका नहीं है तो हम ये नहीं देख सकते कि उसके भीतर कितनी एंट्रोपी है। लेकिन बाहर से देखने वाला कोई व्यक्ति ये जरूर सोच सकता है कि ब्लैक होल में कुछ भी फेंका जाए तो उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी। हॉकिंग की इसी रिसर्च के बाद लोगों की इस क्षेत्र में रुचि बहुत अधिक बढ़ चुकी थी। प्रिंसटन में एक छात्र जिसका नाम जेकब बेकिंस्टन है, उसने इस सवाल पर सुझाव दिया कि ब्लैक होल का विस्तार किस प्रकार होता होगा। जेकब का मानना था कि जैसे ही एंट्रोपी ले जाने वाला पदार्थ ब्लैक होल में गिरेगा तो ब्लैक होल का विस्तार होगा जिससे एंट्रोपी का कुल योग कभी भी न बदले। इस प्रकार इसमें भी ऊष्मा गतिकी के दूसरे नियम का पालन देखा जाएगा। हालांकि जेकब का ये सुझाव कई सारे हालातों में दूसरे नियम को टूटने से बचा रहा था, लेकिन इसमें कुछ बड़ी समस्या भी थी। पहली समस्या ये थी कि यदि ब्लैक होल एंट्रोपी रखता है तो इसका कुछ न कुछ तापमान भी होगा। इसके कारण एक वस्तु गैर शून्य तापमान का एक निश्चित दर पर विकिरण उत्सर्जित करेगी। वहीं कम तापमान पर पिंड विकिरण उत्सर्जित करते हैं, लेकिन आमतौर पर कोई इसे देख नहीं पाता क्योंकि इनकी संख्या काफी कम होती है। दूसरे नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए इस विकिरण की आवश्यकता होती है, इसलिए ब्लैक होल को विकिरण उत्सर्जित करते रहना चाहिए। मगर ब्लैक होल की परिभाषा के अनुसार ब्लैक होल ऐसी वस्तु है जिनसे कुछ भी उत्सर्जित नहीं होना चाहिए, इसलिए ऐसा मानना है कि ब्लैक होल से विकिरण निकलती है, ये एक गलत अनुमान है। ब्लैक होल की विकिरण। सितंबर 1973 में हॉकिंग ने मॉस्को के दौरे के दौरान दो प्रमुख सोवियत विशेषज्ञ योकोव जेल्डोविच और एलेक्सेई स्टारोबिन्स्की से ब्लैक होल पर चर्चा की। उन्होंने हॉकिंग को बताया कि क्वांटम यांत्रिकी के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार घूमने वाले ब्लैक होल को कणों का निर्माण और उत्सर्जन करनी चाहिए। हॉकिंग ने जब बाद में इसकी गणितीय गणना की तो उन्हें इसके बहुत ही आश्चर्यजनक नतीजे मिले। उन्होंने अपनी गणना में पाया कि न केवल घूमने वाले बल्कि न घूमने वाले ब्लैक होल भी एक निश्चित दर के साथ
कणों का उत्सर्जन करते हैं। अंत में हॉकिंग ने ये पाया कि प्रत्येक ब्लैक होल अपने तापमान के अनुसार स्पेक्ट्रम के कणों का उत्सर्जन करता है। ये ब्लैक होल ठीक उसी दर से कणों का उत्सर्जन करते हैं जिससे ऊष्म गतिकी के दूसरे नियम का ठीक से पालन हो सके। ये कण वर्चुअल या आभासी कण कहलाते हैं। इसके अलावा ये कण वास्तविक कणों की तरह कणदर्शी से देखे नहीं जा सकते। हालांकि उनके अप्रत्यक्ष प्रभाव जैसे इलेक्ट्रॉन कक्षाओं और परमाणुओं की ऊर्जा इत्यादि को मापा जरूर जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार इन कणों का एक जोड़ा सकारात्मक ऊर्जा तो दूसरा जोड़ा नकारात्मक ऊर्जा से बना होता है। नकारात्मक ऊर्जा वाले कण बहुत कम समय के लिए रह पाते हैं, वहीं स्थायी वास्तविक कण ज्यादातर सकारात्मक ऊर्जा वाले होते हैं। हालांकि ब्लैक होल के अंदर का गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र इतना मजबूत होता है कि उसमें एक वास्तविक कण भी नकारात्मक हो सकता है। इसलिए ऐसा संभव है कि एक नकारात्मक ऊर्जा वाला कण ब्लैक होल में गिरकर एक वास्तविक ऊर्जा वाला कण बन जाता है। एक दूरी पर खड़े व्यक्ति के लिए ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ये एक वास्तविक कण ब्लैक होल से ही उत्सर्जित किया गया है। ब्लैक होल जितना छोटा होगा, नकारात्मक ऊर्जा वाले कण को वास्तविक कण में बनने के लिए उससे उतना ही कम दूर जाना होगा। इस प्रकार उत्सर्जन की दर भी अधिक होगी और उस वक्त ब्लैक होल का तापमान भी अधिक होगा। ब्लैक होल से बाहर निकलने वाली सकारात्मक विकिरण को ब्लैक होल में प्रवेश करने वाले नकारात्मक आभासी कणों के प्रवेश द्वारा संतुलित किया जाता है। आइंस्टाइन के प्रसिद्ध समीकरण द्वारा E=mc² के फॉर्मूले से हम ये समझते हैं कि ऊर्जा द्रव्यमान के बराबर है। ब्लैक होल में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह है, इसलिए कि इसके द्रव्यमान को कम कर देता है। जैसे ही ब्लैक होल का द्रव्यमान कम होता है, इसका आकार छोटा हो जाता है और इससे ब्लैक होल की एंट्रोपी में भी कमी आती है। उत्सर्जित विकिरण की मात्रा एंट्रोपी द्वारा की गई भरपाई से अधिक होती है, जिससे दूसरे नियम का भी उल्लंघन नहीं होता। ब्लैक होल विस्फोट। ब्लैक होल का द्रव्यमान जितना कम होगा, उसका तापमान उतना अधिक होगा। ऐसे ही जब ब्लैक होल का द्रव्यमान कम होता है, तब उसका तापमान और ये एक हमारा ये तीसरा एपिसोड था थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। स्टीफन हॉकिंस के बारे में हमारा सीरीज चल रहा है, तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और आप इंटरेस्ट दिखाइएगा तो और भी मैं ऐसे ही स्टोरी लेके आऊँगा। और स्टूडेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। स्टीफन हॉकिंस का हम नाम सुनते हैं, लेकिन उन्होंने अपने लाइफ में क्या स्ट्रगल किया उसके बारे में, उन्होंने ब्लैक होल इसको कैसे ढूंढा उसके बारे में नहीं जानते। तो प्लीज़ बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट है उनके लिए तो अच्छा है, या जो मैच्योर है उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा इससे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हालांकि इसका अवशोषण भी काफी